ऐसे बैठे हैं ना जो आपको खड़े खड़े बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। एक वेब सीरीज आने वाला है बहुत जल्द, बैठे हो तो किसी के साथ जाके बैठ जाओगे ऐसी मतलब पब्लिक जो यहाँ पे देखती है कि कपिल शर्मा के शो में ऑडियंस उठी और सवाल पूछ रही है, वो ऑडियंस नहीं होता। पता नहीं था कि कॉम्प्रोमाइज का मतलब क्या होता है। घंटे बैठने के सिर्फ मुझे 700 रुपए मिलते थे। तो आप सभी का सवाल होगा कि हम दोनों बहनें ऐसे बैठ के क्या कर रहे हैं। तो आज ये हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट वीडियो है जो कि ये मैडम करने वाली है स्टार्ट। तो आज की इस पॉडकास्ट में मैं आप सबके सवाल जो जेन्युइन है वो पूछने वाली हूँ किन्नी पांडे जी से। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि आप क्या बताना चाहेंगे लोगों को, आप कितनी पढ़ी लिखी हैं। मतलब मेरा नाम पता से कुछ मतलब नहीं है डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। यार ये क्यों पूछते हो यार अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, स्कूलिंग, उसके बारे में थोड़ा सा बताओ, क्योंकि सभी जानना चाहते हैं कि आखिर किन्नी पांडे पढ़ी लिखी कितनी है। सो नंबर 1 क्वेश्चन। अच्छा तो चलो ठीक है। ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है आप सभी लोगों के अंदर में है कि यार मैं कितनी पढ़ी लिखी हूँ। देखो पहली चीज़ मैं ना क्वालिफिकेशन का जो जर्नी है ना वो बताना चाहती हूँ कि जब पापा ने देहरादून में, जो देहरादून के मतलब टॉप 10 स्कूल में से एक स्कूल आता है, उसमें जब मेरे पापा ने मेरा एडमिशन कराया तो मैंने उनको तभी लिख के दे दिया था कि देखो जो करना है करो, लेकिन मैं पढ़ने लिखने वाली नहीं हूँ। क्योंकि मेरे स्कूल का जो ईयरली फीस जाता था वो जाता था 5 लाख। तो सोच रहे हो मतलब 5 लाख फीस जाता था। तो मैंने उनको बोल दिया था कि जो करना है करो, मैं पढ़ने वाली नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मेरे मार्क्स जो है वो अच्छे आते थे। तो 12th तक पढ़ने के बाद नॉर्मल स्कूल से, कॉलेज से मैंने म्यूज़िक से ग्रेजुएशन किया है। और लो आज जान लो। क्योंकि बहुत सारे लोग गिन्नी के क्वालिफिकेशन के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें लिखते हैं, तो ये जानना आप सबके लिए ज़रूरी था कि कितनी पढ़ी लिखी हैं। उसके बाद आपसे मैं जानना चाहूँगी कि आपकी प्रैक्टिकल स्किल कितनी है। जैसे आप म्यूज़िक में ग्रेजुएशन बता रही हैं, तो इसके अलावा आपने क्या म्यूज़िक में ग्रेजुएशन के लिए भी कोई स्कूल चुना, कोई सोर्स चुना? तो मैंने म्यूज़िक का ग्रेजुएशन किया है ITA अवार्ड, जो कि बॉलीवुड क्षेत्र का बहुत बड़ा एक इंडियन टेलीविज़न का ये माना जाता है। आपने बहुत सारे सेलिब्रिटी को देखा होगा, किसी फंक्शन में जाते हैं उनको वहाँ पे अवार्ड दिया जाता है ITA जिस पे लिखा होता है, बड़े बड़े आँखें बनी होती है। तो मैंने उसके कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है अपने म्यूज़िक का। और यार म्यूज़िक तो ऐसा चीज़ है जिसमें आप ज़िंदगी भर सीखते रह जाओ तो भी नहीं सीख पाते हो। तो मैं ये नहीं बोलूँगी कि ग्रेजुएशन किया है, समझो तो मैंने कुछ नहीं किया है। जस्ट मैं बता रही हूँ, एक लोगों को चाहिए होता है सर्टिफिकेट कि यार आपने किया क्या है। आप अगर पढ़ाई छोड़ देते हो और पढ़ाई छोड़ने के बाद भी अगर आप लाखों कमा रहे हो ना, तो लोगों का एक ही मुद्दा होगा कि तुम पढ़े लिखे कितना हो। आप पढ़ लिख के भले कुछ ना करो उसमें तो लोग ठीक है। मतलब जो आप कहना चाह रही है कि जनरल जो क्वालिफिकेशन होता है, जिसे लोग आम भाषा में पढ़ा लिखा समझते हैं, उस हिसाब से आप 12वीं तक पढ़ी लिखी हैं। लेकिन स्किल के दुनिया में आपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाना और शायद म्यूजिक को गाना नहीं, सिर्फ गाना, बजाना नहीं। बजाना मुझे बहुत कम इंस्ट्रूमेंट आता है, मतलब आता ही नहीं है वो भी मैं फिलहाल सीख रही हूँ। और मुझे मेरा जो प्यार है, लगाव है, वो भक्ति लाइन से बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए मैं शाम जगत में बहुत ज़्यादा जाती हूँ। यानी आप जो बता रही हैं कि स्किल के मामले में आपने म्यूजिक गाना सीखा है, बाकी जनरली जो पब्लिक समझती है कि क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, तो उस क्षेत्र में आप सिर्फ 12th तक पढ़ी लिखी हैं। बिल्कुल। और देखा जाए तो भाषा के मामले में आपकी हिंदी, भोजपुरी लैंग्वेज बहुत अच्छी है। बिल्कुल। आपको इंग्लिश में थोड़ी सी तंगी है वो तंगी है या नहीं है, मौका पड़ने पे लोगों को पता चल जाएगा। क्योंकि पता है क्या, मैं जो ब्लॉगिंग करती हूँ उसमें मैं वो हूँ जो पब्लिक को पसंद हूँ। एक्चुअल में मैं क्या हूँ वो पब्लिक को नहीं पता। तो एक टाइम आएगा जब धीरे धीरे करके पब्लिक को मेरे बारे में पता लगेगा। वैसे म्यूजिक के टाइम पे मैंने सुना था कि आप कहीं एक्टिंग वगैरह भी क्लास सीखती थी, मॉडलिंग भी सीखती थी। नहीं, ये अफवाहें हैं कि मैंने मॉडलिंग सीखा है, एक्टिंग सीखा है। मैंने नहीं सीखा है। एक्चुअल में पता है बात क्या था, मैंने अपने फैमिली को अग्री किया था कि अब पढ़ाई छोड़ लेने दो मुझे। क्लास 9th के बाद मैंने म्यूज़िक में जो अपना पैर है वो बढ़ा दिया था। 2.5 साल मैंने म्यूज़िक को, मतलब ग्रेजुएशन पूरा करने में मुझे 2.5 साल लगा है। मैंने अपने पापा के सामने बोल दिया था कि बस मुझे इतने लाख रुपए दे दो, इसके बाद मैं आपसे 1 रुपये भी नहीं लूँगी। तो मैंने पापा से 8 लाख रुपए की फरमाइश की थी। और वो सिर्फ म्यूजिक में इन्वेस्ट किया था? सिर्फ म्यूज़िक में इन्वेस्ट किया था। तो जब मैं म्यूज़िक क्लास जाती थी तो पहले एक मेरा लाइफ था, बहुत ज़्यादा हाई फाई था,
हॉस्टल में बहुत लग्जरियस लाइफ मिलता था मुझे। हॉस्टल से उसके बाद मैं चली गई मुंबई। मुंबई में एक छोटे से रूम में रहना, एसी भी नहीं था वहाँ पे, जबकि घर पे तो एसी था और हॉस्टल में भी था। हॉस्टल में एसी की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि वो ठंडा एरिया था। तो सबसे मज़ेदार है, ये बताइए खाना कैसे मेंटेन किया आप? खाना मैं सच बताऊं तो मैं सुबह ब्रेकफास्ट करके निकलती थी और रात को सीधा डिनर करती थी। खुद बनाती थी? बिल्कुल बनाती थी, मैं खुद ही बनाती थी। और उस वक्त मेरी कुछ उम्र होगी 16 साल। तो 16 साल की उम्र में मैं कपड़े भी खुद धोती थी, घर का झाड़ू पोछा, खाना 2 टाइम का बनाना, प्लस इसके अलावा 3 घंटे का सफ़र तय करके आप मुंबई की अगर ट्रैफिक जानोगे, ट्रेन की जो ट्रैफिक होती है, ट्रेन का जो रश होता है, सॉरी ट्रैफिक नहीं, जो ट्रेन का रश होता है ना, अगर उसके बारे में अगर आप जानोगे तो आप पाँव अपने पीछे कर लोगे। क्योंकि जब मैंने पहली बार ट्रेन पे कदम रखा था तो लगभग 8 बार मुझे ट्रेन से निकाल के फेंक दिया गया था। 8 से 10 मुंबई बार। की ऐसी भीड़ होती है ना? मुंबई की ट्रेन की ऐसी भीड़ होती है। और वो जर्नी आपकी अकेली थी या आपके साथ कोई था? नहीं, मेरे साथ पापा ने एक मेड रखा था, जो कि वो तो चढ़ जाती थी हर बार, मैं नहीं चढ़ पाती थी। वो एक बच्चों की तरह मतलब क्या कहना चाहती हैं आप कि जिसकी जिम्मेवारी थी आपको लेके जाने की, वो आपको छोड़ के खुद ही ट्रेन में चढ़ के चली जाती थी? अब ट्रेन में कोई मुझे टांग के तो चढ़ाएगा नहीं। 16 साल, मैं जब 16 साल की थी तब भी मेरी हाइट इतनी थी 5 फुट, और आज भी मेरी हाइट इतनी है। तो हाइट, तब से हाइट की थोड़ी सी तंगी हो गई, मैं तब से लंबी नहीं हो पाई। तो वो तो चढ़ जाती थी, मैं नहीं चढ़ पाती थी। ऐसा कितनी बार हुआ कि आप मतलब ट्रेन में चढ़ नहीं पाई, आपकी जो मेट थी वो ट्रेन में चढ़ गई और आप छूट गई? तकरीबन 7 से 8 बार ऐसा हुआ है कि मैं नहीं चढ़ पाई, फिर वो जाके बेचारी अगले स्टेशन पे उतरती थी। अच्छा। और एक बार तो मुझे पता भी नहीं था कि वो उतर चुकी है, जब पहली बार की बात है, मुझे नहीं पता था कि वो उतर चुकी है और मैं चढ़ के आगे तक चली गई। उनका नाम मंगल था, मेरी जो मेड थी उनका नाम मंगल था। वो पुलिस तक में चली गई थी कि ऐसी ऐसी बच्ची है हमारी, वो गुम हो चुकी है। तो मैं जब पहली बार ऐसा हुआ था तो मेरा जो स्लीपर था ना, वो ऐसे राउंड वाला स्लीपर था, वो टूट गया। अब मैं अपना स्लीपर उठा के, बैग उठा के और स्टेशन पे बैठी हूँ, तो ढूंढते ढूंढते वो पुलिस के साथ आई थी मुझे कि ऐसी ऐसी बच्ची है। और आपने मम्मी पापा को इन्फॉर्म नहीं किया? मैंने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया था। क्यों? इतने बड़े बड़े हादसे हुए हैं ना मुझे, मेरे साथ। बॉलीवुड छोड़ने का एक छोटा नहीं, बहुत बड़ा रीज़न है। अगर मैं बताऊंगी तो शायद आपका वीडियो का जो ड्यूरेशन है वो कम पड़ जाएगा। पर मेरी जो कहानी है वो ख़त्म नहीं होगी, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। बिल्कुल। अभी क्या लेकिन है, मैं एक बात और जानना चाहती हूँ आपसे कि आप भले ही म्यूजिक सीखने गई थी, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि आप उस वक्त मॉडलिंग और एक्टिंग भी सीख रही थी और दूरदर्शन वगैरह के लिए आपने इंटरव्यू भी दिया था। उसके लिए मुझे पैसे नहीं मिले थे। मॉडलिंग सीखने के लिए मुझे पैसे नहीं मिले थे, प्लस हमारा जो एक रिश्तेदार का जो बैकग्राउंड है उससे मुझे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल रहा था। मैं गई थी और मैंने गलती से एक पोस्ट कर दिया था शॉर्ट्स पहन के फ़ोटो। उस पे मेरे फादर के पास कॉल आने लगा कि फेसबुक पे शॉर्ट्स? हाँ, पापा के पास कॉल्स आने लगे कि क्या कर रहे हो, बेटी को आर बनाने के लिए भेजे हो क्या, मतलब गंदे गंदे वर्ड। उस वक्त आपके साथ कोई खड़ा था, आपकी सपोर्ट सिस्टम कोई थी? अच्छा, नहीं थी। ये अपनी तारीफ खुद ही सुनना चाहती है। तो क्या कहा था आपको आपकी सिस्टर ने? कि दुनिया जो बोलती है बोलने दो, तुम अपने काम पे फोकस करो, और अभी कुछ कर लोगी तो कर लोगी, वरना बाद में तुम्हें बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़िंदगी एक बार इंसान को मौका देती है, धीरे धीरे आपका मौका जो है वो छिनता जाएगा। तो जब मैं फर्स्ट डे क्लास में गई तो मैंने देखा कि वहाँ पे एक्टिंग का क्लास हो रहा था। तो मेरे रूम का जो म्यूज़िक का क्लास रूम था वो यहाँ पे था और एक्टिंग का यहाँ पे था, बीच में रिसेप्शन था। अच्छा। तो मेरे क्लास स्टार्ट होने के ठीक 1 घंटे पहले वो क्लास स्टार्ट होता था और 1 घंटे बाद वो ख़त्म होता था। तो मैंने दिमाग लगाया, मैं 1 घंटे पहले वहाँ पे पहुँच जाती थी, ये देखने के लिए कि वो एक्टिंग में क्या क्या चीज़ें सिखा रहे। और ये कई बार क्या हुआ कि जब मैं बार बार पहले जाने लगी तो वहाँ पे क्वेश्चन होने लगे कि तुम इतने पहले कैसे आ जाती हो और क्यों आ जाती हो तुम। तुमने उनको बताया नहीं कि मैं बिहारी हूँ? नहीं नहीं, दिमाग से पैदाइशी तेज होती हूँ। मैंने ऐसा कुछ बताया नहीं। मैंने कहा कि मुझे थोड़ा सा ट्रैफिक का इशू होता है, मेरा क्लास छूट ना जाए, इसलिए मैं चोरी चोरी एक्टिंग सीखने के लिए बैठी हुई हूँ। इसलिए मैं पहले आ जाती हूँ। ये करके मैंने, अब शायद वो वीडियो देखेंगे तो पता नहीं क्या ही सोचेंगे मेरे बारे में। उन लोगों ने आपका वीडियो डाल रखा है शायद कि आप वहाँ के प्रोडक्ट हैं, ऐसा कुछ? हाँ, उन्होंने डाल रखा है, लेकिन उन्होंने, सच बताऊँ तो उन्होंने
मतलब मैं क्या ही बताऊँ, 2.5 साल में पहले भी बोल चुकी हूँ मैं कि म्यूज़िक सीखने की ना ही कोई उम्र होती है, और म्यूज़िक पूरी ज़िंदगी भी सीखा जाए तो आप नहीं सीख सकते हैं, क्योंकि म्यूज़िक एक ऐसा चीज़ है जिसका कोई एंड नहीं है। स्टार्टिंग तो है पर एंड नहीं है। आपको लगता है म्यूजिक सिर्फ सीख के करियर बनाया जा सकता है म्यूजिक के फील्ड में? बिल्कुल नहीं, है ना? बिल्कुल नहीं। क्योंकि आपकी फ्रेंड्स आज कहाँ है और आप कहाँ हैं? बहुत मैटर कर रहा है। मेरी जो फ्रेंड है उनके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। एक ऐसा टाइम था, मैंने पापा को तो बोल दिया था कि मुझे इतने पैसे चाहिए, और उसके अलावा तो मैं मांग नहीं सकती थी। तो जो पैसे मैंने लिए थे पापा से वो मैंने फीस भर दिया था, और मेरे साथ की जो लड़की थी वो मेरे पैसे खा गई, बचे हुए पैसे। फिर तो क्या किया आपने? अगर आप अभी थोड़ा सा अपने काम से साइड हटेंगी तो आपको याद होगा अच्छा खासा कि मैंने रिक्वेस्ट करके आपसे और मम्मी से 50,000 रुपये मांगे थे कि मम्मी प्लीज़ दे दो, ऐसा ऐसा कांड हो गया है। तो मेरी मम्मी ये ने, शायद 2017 की बात है। 2017 की बात है, 2017 एंड की बात है। तो मम्मी ने मुझे पैसे भेजे थे 50,000, और उससे मैंने लगभग 50,000 में लगभग 2.5 साल अपना काम चलाया था। 2.5 से 3 साल अपना काम चलाया था। उसके बाद धीरे धीरे मैं इंडस्ट्री में आगे बढ़ती गई, और मैंने ज्वाइन कर लिया कपिल शर्मा शो। वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो आप शॉक्ड हो जाओगे। वहाँ पे इतने से कपड़े पहन के बैठना पड़ता था 24-24 घंटे, और 24 घंटे बैठने के सिर्फ मुझे 700 रुपये मिलते थे। और एज ए एक्टर बैठती थी आप वहाँ पे या फिर एज अ एक्टर, एज अ मॉडल मैं वहाँ बैठती थी। और मेरे सच में अभी इस वक्त रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मुझे वो टाइम याद आ गया। क्योंकि वो टाइम एक होता है ना कि मेरा स्ट्रगल का टाइम था, और उस टाइम लेकिन कपिल शर्मा शो के पहले भी मैं जहाँ तक जानती हूँ आपको कुछ और भी ऑफर हुआ था। प्रिंट शूट किया था मैंने। लगभग मैंने 50-50 कपड़ों की ऐसे शूटिंग की थी, जिसमें मुझे सिर्फ 5,000 मिले थे। वो मेरी पहली कमाई थी। जब मैंने प्रिंट शूट किया था मुझे 5,000 मिला था। वो सारे के सारे पैसे मैंने पापा के अकाउंट में भेजे थे। इनफैक्ट जब भी मैं कपिल शर्मा के सेट से आती थी या भारती के सेट से आती थी, तो 100 रुपये अपने पास रख के 600 रुपये मैं अपने भाई शिवम के हाथ में देती थी कि तुम रखो। उसे मैं इसलिए रखती थी ताकि उसको प्राउड फील हो कि हाँ धीरे धीरे ये पैसे अर्निंग कर रही है। उसके बाद आगे फील्ड में बढ़ती गई। तो एक टाइम की बात है जब मैं क्राइम पेट्रोल के ऑडिशन में गई थी, वहाँ पे मेरा सिलेक्शन भी हो गया था। तो डायरेक्टर आए ऐसे हाथ रखे और कह रहे क्या कि तुमको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने कहा हाँ हाँ सर कर लेंगे कॉम्प्रोमाइज़, क्या दिक्कत है। तुम्हें पता था कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब मुझे पता नहीं था कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। शायद बहुत सारे लोग भी इस वक्त नहीं समझ पाएंगे कि कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होगा। बात यहाँ कास्टिंग काउच की चल रही है। तो और उस वक्त ये बहुत छोटी थी, इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। 16 साल की एज क्या होती है आप खुद सोच सकते हो। 16 साल की एज में ना यार मतलब जो 16 साल के रह चुके हैं, जो अब बड़े हो चुके हैं, उनको अच्छे से पता होगा कि 16 साल की एज क्या होती है। कुछ नहीं होती है। तो उस टाइम पे एक डायरेक्टर ने बोला कि तुम्हें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। मैंने भी बोल दिया हाँ हाँ सर कर लेंगे, कोई बात नहीं है। जब बाद में मैं बाहर निकली तो एक सीनियर थी, लगभग उनका एज होगा। तुम्हें डायरेक्टर का नाम याद है? नहीं याद है। नहीं याद है? नहीं बिल्कुल नहीं याद है। जब मैं बाहर निकली तो एक लड़की ने बोला कि बेटा इधर आओ। तो मैंने बोला गई मैं कि तुम्हें पता है कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब क्या होता है। मैंने कहा कि हाँ वो सेट पे अगर पहले बुलाएंगे तो जाना पड़ेगा, लेट नाइट तक काम करना है तो करना पड़ेगा। मैंने बोल दिया। तो कह रहे नहीं उसका मतलब ये नहीं होता है, उसका मतलब मैं यहाँ पे ऐसे ऑन कैमरा तो नहीं बोल सकती हूँ, ये होता है। सच बता रही हूँ, उस दिन मैं शिवम को बोली कि कपिल के साइड से अचानक से मुझे कॉल आया है, वहाँ पे जाना पड़ेगा। और रात के 2 बजे तक मैं रोड पे बैठी रह गई थी। मैं रो रही थी कि ऐसा होता है क्या यहाँ पे। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। इनफैक्ट आप भी कुछ और समझ रहे होगे अगर आप क्राइम पेट्रोल देखते हो या कोई भी सीरियल देखते हो या कोई भी मूवी देखते हो। आपको लगता होगा कि शायद ये क्राइम के अगेंस्ट में एक मुहिम है और बहुत अच्छा दिखा रहा है। बहुत नॉर्मल है। ये जो पर्दे के पीछे चीज़ें होती है ना, उससे वाकिफ होना बहुत मुश्किल है। क्राइम के सीन को भी जो आपके सामने प्रेजेंट किया जाता है उसके पीछे न जाने कितने क्राइम्स होते हैं, चाहे वो क्राइम पेट्रोल हो, चाहे वो लाइफ ओके का क्या होता था, सावधान इंडिया। हाँ, उसमें काम करने के लिए लोगों को कुत्ते की तरह धक्का खाना पड़ता था। प्लस कितनी सारी आर्टिस्ट मेरे नज़रों के सामने ऐसी थी
जो बेचारी कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद भी आगे उनको लेके नहीं जाते थे। और ये इसका न्यूज़ मुझे कैसे पता चला, वो सेट पे आके हाथ पैर जोड़ती थी कि सर आपने बोला कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, कर लिया, आप अब भी क्यों काम नहीं दे रहे हो मुझे। तो ये रीज़न था मेरा बॉलीवुड छोड़ने का, बॉलीवुड में आगे ना बढ़ने का। अगर शायद मैं अब तक होती मुंबई में तो मैं कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि हर इंसान की एक अपनी अपनी चॉइस होती है। कोई इंसान सूट पहन के खुश होता है, कोई मॉडर्न कपड़े पहन के खुश होता है। तो ये बात मेरे साथ भी है। मैं मॉडर्न कपड़े पहन के, एक टाइम था जब मुझे बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मुझे अब नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वीडियो बनाने के लिए कई बार ऐसा होता है कि बनाना होता है, क्योंकि अब मेरे साथ या इसके साथ अब ऐसी स्थिति नहीं है, हमारा खुद का प्लेटफॉर्म है और हम बहुत थैंकफुल हैं यूट्यूब को, और इसलिए हम यूट्यूब से इतना प्यार करते हैं कि हमारी लाइफ की पहली जर्नी, खास करके गिन्नी की लाइफ की पहली जर्नी, जो बिना कॉम्प्रोमाइज़ की सेल्फ पावर से चालू हुई, इसके खुद के दम पे, जहाँ ना कोई डायरेक्टर है, ना कोई प्रोड्यूसर है, जो ना है कोई सो हम खुद हैं। ना कोई आपको फाइनेंस करने वाला है, ना कोई आपको रोकने टोकने वाला है। जो है, देखने वाली पब्लिक है और देने वाली आप हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है जो आपको दे रहा है मौका। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियों के लिए लाइफ सेवियर बना है ये प्लेटफॉर्म, चाहे वो सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब, फेसबुक, या जितने भी ये कंटेंट क्रिएटर आज आपको लाइव दिख रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे दिख रहे हैं, अनडाउटली वो बहुत रिस्पेक्टफुली अपना काम कर रहे हैं। चाहे वो जो भी कर रहे हो, चाहे वो छपड़ी बन के घूम रहे हो या आधे नंगे बन के घूम रहे हो ना, उनका जो भी बुरा चेहरा आप देख रहे हो सिर्फ उतना ही है। उनकी कोई डार्क रियलिटी, कोई हार्श रियलिटी, कोई बहुत ही पेनफुल जर्नी नहीं है बैकग्राउंड में। नहीं तो शायद अभी भी, मैं आपको एक बात बताती हूँ, तुम्हारी लाइफ की भी शायद कई सारी पेनफुल जर्नी होंगी जो तुमने बॉलीवुड में छोड़ा होगा, जो तुम आज बताना नहीं चाहोगी, है ना? बिल्कुल भी नहीं, जब मैं बता दूंगी तो नहीं, वो शेयर करना चाहिए लोगों से नहीं, किसी और एपिसोड में, आज तो नहीं। लेकिन मैं चाहूँगी कि इसके साथ साथ में मैंने भी बहुत सारी चीज़ें फेस की अपनी लाइफ में, और वो हम डिस्कस करेंगे कभी और के एपिसोड में। आज सिर्फ बेसिक से सवालों के साथ। और एक चीज़ मुझे आप बताइए कि आपको ये बिलीव कि मैं अपना प्लेटफॉर्म खोलती हूँ, यूट्यूब बनाती हूँ, ये क्यों आया? और कहाँ से धक्के आया? खा के, धक्के खा के। तो धक्का खाना मतलब लाइफ में अच्छा है। अभी एक और भी था। क्या था? मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो कुछ टीम्स के साथ मैंने स्टार्ट किया था। जो मैंने मुंबई से पैसे कमाए थे, मुंबई से मैंने लगभग एक जो रहबर आपने गाना देखा होगा मेरा, उसमें भी बहुत पैसे कमाए थे मैंने, और भी बहुत सारे प्रिंट शूट किए थे मैंने। वो तो शायद मैं जहाँ तक जानती हूँ आपकी किसी फिल्म की शूटिंग थी आने वाली। हाँ, वो फिल्म की शूटिंग थी और वो एक फिल्म का ही हिस्सा था, लेकिन अफसोस की बात है वो पूरा नहीं हो पाया। उसमें आपके अलावा और कोई बड़ी हीरोइन, कोई बड़ा नाम? प्रीति जिंगानिया करके एक ओल्ड 90s की हैं वो। हाँ, वो काफ़ी फेमस एक्ट्रेस है, तो वो भी थी। और मेन उसका, चलो वो तो साइड करते हैं, मैं यूट्यूब पे आती हूँ अब, क्योंकि बात मैंने जैसे भी बोला कि स्टोरी इतनी लंबी है, क्योंकि इंसान का जैसे जैसे एज बढ़ता है ना, उसके लाइफ में स्टोरी बढ़ते जाती है। तो जो यूट्यूब का था वो किसी टीम के साथ मैंने स्टार्ट किया था, और लैपटॉप, कैमरा वगैरह सब खरीदा। तो क्या हुआ कि मुंबई से मैंने कुछ 2-2.5 लाख रुपए कमा के मैंने स्टॉक में रख लिए होंगे। तो वो सब कुछ लेकर के आई मैं दिल्ली। हमने मतलब सब कुछ अपना सेटअप वगैरह किया। कोरोना के टाइम पे हमारा वीडियो जो है वो वायरल होना स्टार्ट हो गया था लगभग। लेकिन बनाना तो आपने कोरोना के पहले ही चालू कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो क्या हुआ कि पहले मैं वाइन वीडियो बनाती थी, वाइन के बाद मैं प्रैंक पे आ गई, क्योंकि प्रैंक का स्कोप देखा कि ज़्यादा है। तो प्रैंक मैंने स्टार्ट कर दिया। 3 मार्च को मैंने अपना प्रैंक का चैनल बनाया था, पहला चैनल। किसके कहने में? तो नहीं, इनका कहना था कि टीम के साथ काम करो, अच्छी बात है, लेकिन टीम के लिए अपने पैसे, अपना टाइम, ये सब कुछ बर्बाद मत करो, क्योंकि टीम है वो कभी भी पलट सकती है। वो चैनल अभी भी है आपका? बिल्कुल, गिनी पांडे प्रैंक। अच्छा, वो प्रैंक चैनल वही है? बिल्कुल, जिस पे आपने पहली बार बिल्कुल शुरुआत किया था। 3 मार्च को मैं उसका हर साल बर्थडे सेलिब्रेट करती हूँ, क्योंकि उसने आज अगर गिन्नी पांडे का थोड़ा भी नाम है
थोड़े से नाम की बात कर रही हूँ मैं, ज़्यादा तो कुछ नहीं है। और थोड़े से फैमिली बनी है। अगर यूट्यूब की फैमिली की मैं बात करूँ, आज के टाइम पे मेरे रिश्तेदार इतने सपोर्टिव नहीं है जितने मेरी यूट्यूब फैमिली है। अगर आज मैं बोल दूँ ना कि मुझे ज़रूरत है इस जगह पे, यहाँ पे, तो सारे के सारे आ जाएंगे। कुछ नहीं आएंगे तो 20 से 50 हज़ार लोग तो आ ही जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यार करने वाले ऐसे लोग हैं। जिस भी क्षेत्र में मैं जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, वहाँ पे लोग आ जाते हैं और लिटरली वो मुझसे मिलके पता नहीं क्यों रोने लग जाते हैं। तो कहते हैं कि अपने जैसा फीलिंग आता है, और मुझे सच में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है उनसे मिलना, उनसे बातें करना। अगर यूट्यूब पे वीडियो बनाने के अलावा दूसरा काम अगर मैं कुछ लूँगी तो वो लोगों से मिलने का। आपका रियल नेम क्या है? गिन्नी पांडे। सबसे लास्ट में पूछ रही हूँ। और आपकी एज? वो नहीं बता सकती मैं। नहीं, फिर भी क्या एज है अभी? आप शायद सुना है कि 18 प्लस हो चुकी हैं। बिल्कुल, मेरी एज 20 है और बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं होगा, और मैं घर में सबसे छोटी हूँ। और तो मुझसे कितनी छोटी हैं आप? 10 साल। आपको लग रहा होगा कि ये छोटी है मुझसे, लेकिन नहीं। शायद अभी तक इनसे ज़्यादा स्ट्रगल मैंने किया है, और वो मेरे चेहरे पे दिखता है कहीं ना कहीं, है ना। मे बी हाँ। तुम कुछ और की हो, मैं कुछ और की हूँ। हाँ। और तुमने स्ट्रगल शायद इसलिए किया क्योंकि आपने मुझसे बातें छुपाई। हाँ, शायद छुपाई, और छुपाना कहीं ना कहीं मैंने वो बातें छिपाई जो छुपाने लायक थी। पता है मेरे माइंड में उस वक्त क्या चल रहा था कि अगर मैं अपने फैमिली को बताती हूँ कि यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग हैं और इन्होंने इस तरीके से मेरे साथ ये बदतमीज़ी की है, तो शायद मेरे घर वाले मुझे घर बुला लेंगे। और मैं उनमें से बिल्कुल भी नहीं हूँ कि मुझे बंद कर दिया जाए या शादी करके कहीं भेज दिया जाए, मैं अपना लाइक परिवार बना लूँगी या खुश नहीं। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप जैसे बॉलीवुड में तो बहुत नज़दीक से देखी है सब चीज़ होते हुए, बिल्कुल। क्या कपिल शर्मा या फिर कोई भी जो इस तरह के सीरियल्स आते हैं, टीवी सीरियल्स, क्या वो वैसे होते हैं जैसे स्क्रीन पे दिखते हैं? नो 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 नो, कैसे होती है उसकी बिल्कुल भी शूटिंग? नहीं। कुछ बताना जब चाहेंगे? मैं कपिल शर्मा के सेट पे जाती थी तो सुबह के 6 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक बैठी रहती थी, और कपिल शर्मा की एंट्री होती थी 10 बजे 11 बजे रात सेट पे। को? हाँ, तो दिन भर आप लोगों से करवाया क्या जाता था? बैठे रहो, वेट करो। तो आप क्या स्क्रिप्टेड पढ़ते, करती क्या थी आप लोग वहाँ पे? हमें भी स्क्रिप्ट मिलता था, क्वेश्चन करना होता था उनसे। ऑडियंस बन के? बिल्कुल। मतलब आप ऑडियंस बन के सवाल पूछती थी? बिल्कुल। मतलब पब्लिक जो यहाँ पे देखती है कि कपिल शर्मा के शो में ऑडियंस उठी और सवाल पूछ रही है, वो ऑडियंस नहीं होती है, वो एक्टर्स होते हैं? वो एक्टर्स होते हैं, पेड एक्टर्स? पेड एक्टर्स होते हैं। ओके। और उनका कोई सिलेक्शन प्रोसीजर भी होता होगा या लिंक से आता? ये एक जो बॉलीवुड है ना, वो एक जंगल है। जैसे आप धागे का बल्क लो और उसको आपस में उलझा दो, उसको सुलझा पाओगे दोबारा? नहीं। ये सेम चीज़ बॉलीवुड है। बॉलीवुड में इतने सारे लोग ऐसे ऐसे बैठे हैं ना, जो आपको खड़े खड़े बेच देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा मैं बिक चुकी हूँ। ऐसे ऐसे लोग बैठे हैं। मुझे ऐसे शिकायत तो नहीं करना चाहिए। गई थी मैं वहाँ पे सिंगर बनने के लिए, आज यूट्यूबर बन के घूम रही हूँ। तो एक जो अंदर में, लेकिन एक बात तो जरूर है कि यूट्यूब ने ही आपको सिंगर शायद बनाया भी है। आप गाने भी गा रही हैं, श्याम जगत में भी आप खूब गा रही हैं गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मैं सुन रही हूँ कि आप हमेशा बुकिंग कैंसिल भी की है कितनी सारी, आपको ऑफर्स बहुत सारे आते रहते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, और बहुत मतलब ऐसा नहीं है कि आपको ऑफर्स की अब कमी है कि मुझे कहीं गाना गाने जाना है, राइट? नहीं, बिल्कुल भी कमी नहीं है। और मैं सूफी वगैरह गाना बहुत कम गाना चाहती हूँ। उसकी बुकिंग्स मुझे कंटिन्यू आती है, शादी में गाने के लिए भी बुकिंग कंटिन्यू आती है। लेकिन मेरा जो लगाव है ना, वो कहते हैं ना कि जब इंसान हर जगह से हार जाता है तो वो किसी भगवान को चुन लेता है। मैं भी बहुत सेल्फिश हूँ कि सब जगह से हार के, और उसके बाद जो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, उनके पास चली गई। और सच में अगर मैं दोबारा उठी हूँ ना, तो उनके वजह से। मैं बहुत ज़्यादा गिर चुकी थी, हार चुकी थी, थक चुकी थी, क्योंकि इंसान, बॉलीवुड वालों ने तो मुझे लात मारा, प्लस इनके साथ मैंने टीम बनाया था, उन्होंने भी लात मार दिया था मुझे। तो एक टाइम था कोरोना के टाइम पे, जब मेरे टीम वालों ने मुझे लात मार दिया, और जो कैमरा था, जो लैपटॉप था, वो सब लेके चले गए, मेरे पास कुछ नहीं बचा था। तो एक वो टाइम है जब मैंने पापा से 30,000 रुपये लिए थे कैमरा खरीदने के लिए? नहीं, दिल्ली से कैब बुक करके घर आने के लिए। 30,000 कोविड के टाइम पे। और उस टाइम पापा का मैंने सर्टिफिकेट बनाया, और
ये है जो चिराग पासवान जी, उनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे कि उन्होंने पास बनवाया मेरा आने के लिए। तो उनका अच्छा, मैं उनके थ्रू आप पास पे आई थी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनको उनके साथ भी मैंने कहीं ना कहीं धोखा किया कि बताया कि पापा की, खैर यार आप खुद ही सोचो कि जिसकी बेटी दिल्ली में फंसी हुई है 3 महीने से, 2 बेटियां, मैं और मेरी बड़ी बहन अनीता दीदी, हम 3 बहनें हैं। ओके, अब मैं समझ गई मामला। आपने चिराग पासवान जी को बोला कि मेरे पिताजी की तबीयत खराब है, मुझे भिजवा दो। हाँ, जबकि तबीयत मेरी खराब हो गई थी, तबीयत मेरी ही खराब थी, लेकिन वहां पे अगर मैं अपना तबीयत बताती तो वो लोग मुझे क्वारंटाइन कर देते। Okay. तो मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात है और माफ करना। ठीक है, कभी लाइफ में मौका मिला तो उनको थैंक यू बोल मैं देना और बिल्कुल, सॉरी मैं भी बोल बड़े देना। बड़े भाई जैसा उनको मानती हूँ, मैं पैर तक छू लूंगी, माफ कर देना भैया। वैसे वो क्या, उन्होंने एहसान ही किया है, उनका एहसान जिंदगी भर रहेगा मेरे ऊपर। और यूट्यूब की अगर बात करें तो यूट्यूब ने मुझे बहुत प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि जिंदगी जीने के लिए ये प्यार काफी है। आखिरी में मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी कि आपकी चाहे जो भी स्ट्रगल रही हो। अच्छा, फाइनली आखिरी हो गया। नहीं, सवाल तो भी बहुत सारे हैं जो लोगों के मन में होंगे, वो शायद कमेंट करेंगे तो कभी नेक्स्ट एपिसोड में आपसे पूछ लिया जाएगा। अच्छा। नहीं तो ये एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। चूंकि मामला सिर्फ आज के पॉडकास्ट में आपसे जुड़ा हुआ है, तो एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप सिंगर बनने गई थी, आप एक्टर और जो भी है प्रैंक स्टार, और फिर धीरे धीरे व्लॉगर बन के निकली, सिंगर भी काफी हद तक आप एक सक्सेसफुल सिंगर तो आप है ही। अच्छा। मेरी नजर में तो है, क्योंकि आप खुद से अपने गाने लिखती हैं, म्यूजिक बनाती हैं, गा रही हैं, धीरे धीरे आप शायद अब बहुत ऊंचा नाम बना मैं सकती म्यूजिक हैं। बनाती नहीं हूँ, म्यूजिक डायरेक्ट करती हूँ, तो मेरे गाने में प्रोड्यूसर भी मैं हूँ और सिंगर भी मैं हूँ। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं नाक से गाती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मेन बात ये है ना कि मेरी एक्चुअल वॉइस है वो, और अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मुझे जुकाम हमेशा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये चीज़, ये भी लोगों का एक क्वेश्चन था जो कि मैंने अभी दूर कर दिया। और आपके सभी गाने आपने ज्यादातर खुद ही लिखा, 90%। ज्यादातर क्या, अगर कवर सॉन्ग करती हूँ तो वो कवर होता है, और जो मेरा न्यू सॉन्ग होता है, न्यू भजन होता है, वो मेरा खुद का लिखा होता है। मैं तो ऐसा समझती हूँ कि आप काफी हद तक सक्सेसफुल हैं सिंगिंग की दुनिया में, लेकिन ज्यादातर गाने आप खुद ही लिखती हैं, खुद ही डायरेक्ट करती हैं? ज्यादातर नहीं, मैं खुद ही लिखती हूँ, क्योंकि मेरा जो कंपोजिशन होता है वो ना ही कॉपी कंपोजिशन होता है और ना ही सेम कंपोजिशन होता है। अगर आप गिन्नी पांडे पेज, गिन्नी पांडे म्यूजिक जो है, आप उस पर जाएंगी और सुनेंगी, भले ही सुर का थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, लेकिन आपको कोई भी भजन, वहां पे कोई भी गाना सेम नहीं मिलेगा। कंपोजिशन अलग, हाँ, लिरिक्स अलग, सब कुछ अलग। तो मेरे हिसाब से मैं आपको ऐसा मानती हूँ कि भले ही आपकी ये जर्नी मुंबई से चालू हुई, स्ट्रगल से फुल रही, हालांकि बीच में मैंने आपसे बहुत सारी चीज़ें नहीं पूछी, जैसे कि आपका स्कूल का दौर कैसा रहा, या मुंबई का दौर कैसा रहा, वहाँ पे और कौन कौन सी परेशानी। स्कूल का दौर तो मुझे याद ही नहीं है, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। स्कूल के दौर में भी ऐसा हुआ है कि भाई की वजह से मुझे बहुत, मतलब मेरी रैगिंग हुई है बहुत ज़्यादा। स्कूल में रैगिंग? स्कूल में रैगिंग, हॉस्टल में बहुत ज़्यादा रैगिंग हुई है मेरी तो। शिवम की वजह से। इस सवाल पे किसी और दिन हम चर्चा करेंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई हादसा मुंबई में भी हुआ है आपके साथ में जिसके बारे में आप डिस्कस करना जिससे रिलेटेड, मतलब किस चीज़ से रिलेटेड? जैसे कि कुछ ऐसी बातें जो अनएक्सपेक्टेड हो, जो बहुत ही भूत की स्टोरी अगर आप सुनेंगे तो आपका जो दिमाग यहाँ पे है वो यहाँ से इधर आ जाएगा। ऐसी ऐसी स्टोरी अगर मैंने आपको सुना दिया तो सीरियसली, ये जो जहाँ पे आप बैठे हो ना, वहां से अगर आप अकेले बैठे हो तो किसी के साथ जाके बैठ जाओगे। ऐसी 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 स्टोरी है, मतलब जिसको मैंने सपने में देखा, उस लड़की का सेम टू सेम कपड़ा, ज्वेलरी, सब कुछ मुझे मिलता है मेरे ही रूम में। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, उसको याद मत दिलाइए, क्योंकि मैं भी इस पार्ट का हिस्सा हूँ कहीं ना कहीं। और जब मैं वो रूम, मैं अभी बताऊं पूरी स्टोरी या नहीं बताऊं? नहीं, आज के लिए रहने देते हैं, ठीक। क्योंकि एक बार मैं भी आई थी रातों रात फ्लाइट से, आज मुझे याद आ गया। वो अलग है, वो अलग है। अभी तो ऐसी ऐसी स्टोरी है मेरे पास। मैं मानती हूँ कि भूत होता है, और मैं ये भी मानती हूँ कि भगवान होते हैं। भूत और भगवान का जो मैंने 6 से 7 बार सामना किया है, अपने घर में, अपने रूम में, दिल्ली में, मुंबई में और हॉस्टल में। इन 4-5 जगहों पे मैंने भूत का सामना किया है। मैंने अपने स्वयं की आंखों से देखा है। मैंने उन इंसान तक को देखा है जो मेरे पैदा होने से पहले मर चुके थे,
और मैंने ये स्टोरी जब मम्मी को बताई कि मम्मी मैंने ऐसे ऐसे करके एक बंदे को देखा है, तो मम्मी ने बोला कि तुम सच बोल रही हो या तुम्हें किसी ने कुछ बोला है। मैंने कहा नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बोला है, मैंने ऐसे ऐसे करके एक बंदे को देखा है। मम्मी ने कहा कि ओ माय गॉड, ये तुम्हारे पैदा होने से पहले ही ये इंसान मर चुका था। तो मुझे ऐसे ऐसे भूत की स्टोरी अगर मैं सुनाने के लिए बैठूं तो मैं जरूर सुनना चाहूंगी आपके मुंह से। अभी सुनाऊं मैं स्टोरी? नहीं, आज नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेकिन फाइनली चलते चलते आपसे एक बार जरूर पूछना चाहूंगी, लोग काफ़ी सारे कमेंट करते हैं कि तुम ब्लॉगिंग करती हो या गाना बनाती हो या गाने में इधर उधर बुकिंग करती हो जाती हो। आपके लाइफ की एक स्टोरी हमने अभी सुन ली कि कितना स्ट्रगल किया है, जहाँ पैसों की प्रॉब्लम थी। क्या ये पैसों की प्रॉब्लम अभी भी है? नो वे, बाबा शाम की कृपा से मेरी जो पब्लिक है, मेरी जो फैमिली है, मैं फैमिली सिर्फ अपने मम्मी पापा अपने भाई बहन को ही नहीं बोलती हूँ, ये जो यूट्यूब की फैमिली है, 4 लाख 7 लाख 10 लाख जो फैमिली है मेरे पास, फेसबुक की जो फैमिली है, उन सबको भी मैं फैमिली मानती हूँ। और उन सबकी कृपा से आज मेरे पास ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई। मैं गोल्ड की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। आपने देखा होगा कि मैं मम्मी के लिए भी गोल्ड बहुत ज़्यादा लेती हूँ, खुद के लिए भी बहुत ज़्यादा लेती हूँ। तो आप सोच सकते हो मैं हर महीने कितना फिर भी अच्छा चलिए एग्जैक्टली नहीं बता सकती हैं तो कम से कम अप्रॉक्सीमेटली तो बता दीजिए कि क्या अगर मैं सरकारी ऑफिसर बन जाऊं, ठीक है, मैं जज कलेक्टर बन जाऊं, तो मेरी जो इनकम होगी उसके कंपैरिजन में क्या होगी आपकी इनकम? यही कोई सालाना 20 लाख की पैकेज बनेगी। साल का? हाँ, एक साल में 20 लाख की पैकेज। नहीं नहीं, ले दे के 30 लाख भी मान लेते हैं घूस लेने के बाद। घूस लेना तो अलग है। नहीं, अगर घूस लेने के बाद सालाना आप 50 से 60 लाख भी कमाती हैं तो उससे ज़्यादा है मेरा एनुअल। हाँ। तो मतलब क्या आप चैरिटी वगैरह कोई स्कैम वगैरह करती हैं? क्योंकि ब्लैक से ही पैसा इतना आ सकता है। नहीं, यूट्यूब है, मेरा म्यूजिक है, प्लस जो ऑफलाइन में म्यूजिक करती हूँ वो है। इसके अलावा मेरे मुंबई में भी बहुत सारे काम चलते हैं। एक वेब सीरीज आने वाला है बहुत जल्द, जिसमें मोहित रैना सर है, जिसको मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। तो यहीं तक अभी खत्म नहीं। मोहित रैना सर वही क्या जो महादेव सीरियल में थे? बिल्कुल, जो देवों के देव महादेव में आते थे। ये कहाँ टेलीकास्ट होने वाला है? ये नेटफ्लिक्स पे होने वाला है। नेटफ्लिक्स पे? कितने दिन में? तो मतलब अब हम ये कह सकते हैं कि यूट्यूबर गिन्नी पांडे जो कभी सिंगर होने के लिए बॉलीवुड में स्ट्रगल करते करते धक्के करते खाते खाते कास्टिंग काउच की शिकार होते होते बचते बचते सिंगर नहीं बन पाई, तो बेचारी कपिल शर्मा जैसे शो में मामूली सी एक्टर बनके फिर वापसी की, दिल्ली आई और वहाँ से यूट्यूबर प्रैंक स्टार बनी, वाइन बनाई और फिर वहाँ से आपकी जर्नी चालू हुई। आप ब्लॉगिंग की, अपने भाई बहनों के साथ भी आपने क्रिएट किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया। वहाँ पे फिर आपने सिंगिंग की, अपना म्यूजिक खुद डायरेक्ट किया, म्यूजिक खुद बनाया और वहाँ से चल के आप इतने बड़े वापस से बॉलीवुड में पहुँच गए। वापस से बॉलीवुड में आप एक एज अ डायरेक्टर जल्द ही एक सीरियल को डायरेक्ट करने वाली है, वेब सीरीज को, जिसमें देवों के देव महादेव जो लीड एक्टर है मोहित रैना, उनको आप डायरेक्ट करेंगी। क्या है वो, कुछ बताना चाहिए? नहीं, इसके लिए मुझे परमिशन नहीं है बताने। ठीक है, उसकी पब्लिसिटी की जब जरूरत पड़ेगी तब डिस्कस करेंगे। मैं क्यों करूंगी, मैं एज अ डायरेक्टर उसमें काम कर रही हूँ, उसके लिए मुझे पैसा मिल रहा है, उसको प्रमोट करने के लिए मुझे पैसा नहीं मिल रहा है। मैं क्यों करूंगी? लेकिन फिर भी एक खुशी की बात है, आपको करनी चाहिए। प्रमोट करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से फिर भी ये आपकी लाइफ में आपको नहीं लगता कि कम उम्र में बहुत अचीवमेंट है आपके पास? लोग 50 हजारों बॉलीवुड में सीरियल टीवी कर लेने के बाद इस योग्य हो पाते हैं कि वो किसी बड़े आर्टिस्ट को, बड़े लीड एक्टर को डायरेक्ट करे। नहीं, मेरा सपना यहाँ तक है ही नहीं, इससे और आगे है। और एक बात बताती हूँ, जैसे आपने बोला कि बहुत, अगर जो अंबानी जी हैं अगर वो ये मानते हैं कि मैंने बहुत कमा लिया, मुझे रेस्ट करना चाहिए, तो उससे तो बात बनेगी नहीं। लेकिन कमाने के बाद तो और कमा रहे ना। तो आप जिस हिसाब से अभी 20-18 साल की है मेरे हिसाब से। नहीं, मुझे तो और आगे बढ़ना चाहिए था। मैं बहुत कम, अभी जो मुझे चाहिए था मैंने तो कुछ पाया ही नहीं है। तो इस एज में मेरा इनकम मैंने टारगेट किया था 30 to 40, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कुछ नहीं है ऐसा। तो अगर ऐसा नहीं है कि आज के टाइम पे कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस आपको बुलाता है तो वो आपको सेम वल्गर थिंग्स बोलेगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर क्योंकि वो अब आपको आपके टैलेंट की वजह से बुला रहे हैं। किस्मत की बात होती है, नज़र की बात होती है। अगर मैं
महेश भट्ट के नज़र में आ गई, या संजय लीला बंसाली सर जो है उनके नज़र में आ गई, या जो रोहित सर हैं उनके नज़र में आ गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब छोटे मोटे जो पिद्दे होते पीते हैं, होते हैं, जिनका लो बजट फिल्म होता है, लो बजट, उनके मतलब पास ये कुछ जो काम- टीवी सीरियल्स वगैरह ज्यादातर चलवाते हैं, बिल्कुल सारा तो- खेल जो है वो उन्हीं का है। उन्होंने बर्बाद कर रखा है, इंडस्ट्री को ज्यादा बदनाम भी कर रखा है। बिल्कुल। सवाल तो बहुत सारे थे जनता की आपके लिए, लेकिन आज मैं काफी इस होगा। एपिसोड को यहाँ पे एंड करना चाहूँगी, क्योंकि हम सबको बात करते हुए काफ़ी देर हो चुका है। और तो इस प्लेटफॉर्म पे आपको सुनने को मिलेगी हम सबकी रियल लाइफ की स्टोरी। आज की ये स्टोरी और ये बेसिक से सवाल कैसे लगे आपको नीचे कमेंट करके बताना। ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, चलते हैं आगे, दीजिए हम सबको बाय बाय।